जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्यामेंद्र स्टडी पर। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं PYQ और जो जुलाई में पूछे गए थे और 2022 में उनको सम्मिलित किया है मैंने, और परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आइए देखते हैं फटाफट हम प्रश्नों को। पहला प्रश्न है आपके सामने, विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्यों जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना करने से है। जो पहला प्रश्न पूछा गया है इसमें विकास के किस क्षेत्र का संबंध, मतलब जिसके अंतर्गत ध्यान आता हो, स्मृति आती हो, समस्या आता हो, समाधान और रचना करने से हो, तो किससे। यहाँ विकल्प देखते हैं। पहला संवेगात्मक क्षेत्र, दूसरा विकल्प संज्ञानात्मक क्षेत्र, तीसरा सामाजिक क्षेत्र और डी शारीरिक क्षेत्र। अब यहाँ पे देखना है पहला ये जिसमें संवेगात्मक क्षेत्र के अंतर्गत तो क्रोध, भय, ठीक है, इस तरीके के आते हैं, तो जबकि ये चीज़ नहीं है इसमें, तो ये पहला विकल्प गलत हो गया। और संज्ञानात्मक क्षेत्र जो तुम्हारा संज्ञान का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे साहब ने सिद्धांत दिया था, वहाँ वो रचनावादी के अंतर्गत आते, इसमें रचना करने से बताया, तो इसलिए यहाँ पे बी विकल्प सही हो जाएगा। संज्ञानात्मक क्षेत्र मतलब संज्ञान मतलब जानना हो गया। अब जानने का मतलब यहाँ पे जैसे परिवार के बारे में जानता है बच्चा, ठीक है, अपने फैमिली के सब लोगों के बारे में जानने लगता है, तो अब यहाँ जानने का मतलब ध्यान से हो गया, स्मृति याददाश्त से हो गया, तो इसलिए यहाँ पे बी विकल्प सही है। और सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत तो आते ही नहीं ये ध्यान, स्मृति, समस्या, ये गलत हो गया। यहाँ शारीरिक क्षेत्र के अंतर्गत भी नहीं आते, तो यहाँ पे विकल्प कौन सा, बी सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले, एक लड़की है, सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ने सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया। यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है। मैंने आपको बाल विकास के सिद्धांत बताए थे, तो उन्हीं के अंतर्गत ये प्रश्न है। तो इसमें आप देखिए, विकास एक आयामी होता है, नहीं, विकास क्या होता है, बहुआयामी। यहाँ पे ये विकल्प गलत है। विकास की दिशा शीर्षगामी होती है, ठीक है, सही है बिल्कुल, लेकिन ये विकल्प इसमें पूछा क्या है, यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है, ठीक। अब अगला, विकास की दिशा अधोगामी होती है, मतलब विकास जैसे जो विकास होता है इसमें क्या होता है कि जो बच्चा पहले अपने पूरे शरीर को ले जाता है, कोई जैसे बच्चे के आगे कोई वस्तु डाल देना आप, तो पूरे शरीर को अपने घिसटेगा, तो उससे पूरे पकड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है, हाथ उंगलियां उसकी काम नहीं करेंगी, फिर धीरे धीरे वो सीख जाता है। तो यहाँ पे क्या है, विकास की दिशा एक अधोगामी है, ठीक है, यहाँ पे सी विकल्प सही है, यानी प्रोक्सिमोडिस्टल, ठीक है। विकास का क्रम अनिश्चित नहीं, विकास तो निश्चित क्रम में होता है, इसलिए ये भी गलत सही है, ये भी विकल्प गलत है, यहाँ पे सी विकल्प सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है। जो बच्चों का विकास होता है किसका परिणाम है। पहले विकल्प में केवल आनुवंशिकता, गलत। जो टैग वर्ड बताए थे जिनमें बताया था केवल के लिए तो नकारात्मक गलत कर देना है, केवल नेगेटिव वर्ड होता है। केवल वातावरण, ये भी गलत हो गया। अब विद्यालय और शिक्षा, अब यहाँ पे क्या बताया, बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया का, ये डी विकल्प सही है। यहाँ पे सी विद्यालय और शिक्षा का, केवल विद्यालय और शिक्षा से विकास हो जाता है, नहीं होता ना, इसलिए सी भी गलत है, डी विकल्प सही है। यहाँ पे जो आनुवंशिकता और वातावरण के बारे में मैंने लेक्चर दिया था उसमें बताया था, जहाँ दोनों दिए हों, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों मिलकर, तो उससे बच्चे का विकास, ठीक है, होता है। अब मान के चलो विकास से रिलेटेड
अब जैसे कि बच्चा आनुवंशिक लक्षण अच्छे हैं, अच्छा पैदा हुआ, अष्टपुष्ट पैदा हुआ, अच्छा माइंड है, इसके बाद अब उसके माता पिता गरीब हैं, उसको सही से शिक्षा नहीं मिल पाई, स्कूल सही से नहीं गया, ठीक है, तो ये सारी समस्याओं की वजह से उसका विकास अधूरा रह जाता है। तो यहाँ पे दोनों जरूरी रहती हैं, आनुवंशिकता और वातावरण, ठीक, इसलिए यहाँ पे डी विकल्प सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम इसमें। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा कारक सामाजिकरण का प्राथमिक कारक नहीं है? समाजीकरण का प्राथमिक कारक नहीं है, ठीक है, आप देख ली समाजीकरण, यहाँ पे परिवार है, आस पड़ोस ये भी होता है, परिवार से अपन लोग सीखते हैं, आस पड़ोस से भी सीखते हैं, समकक्षी यानी जो सम पेयर होते हैं, जो सहपाठी वगैरह, उनसे भी सीखते, ये भी सही है। प्राथमिक कारक नहीं है यहाँ पे सरकार बच्चों का प्राथमिक कारक नहीं होता है कोई भी, केवल सरकार जो समाजीकरण का प्राथमिक कारक है वो सरकार नहीं, यहाँ पे डी विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है, कौन सा डी विकल्प सही है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, हाइंस की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोलबर्ग ने किस विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया है? किस विकास, लॉरेंस कोलबर्ग ने किसका विकास दिया था? मोरल डेवलपमेंट का, नैतिक विकास का, यहाँ पे ये विकल्प सही है। बाकी सामाजिक विकास नहीं दिया था, ना कि मनोवैज्ञानिक विकास, व्यक्तिगत विकास, ये एक भी नहीं दिए थे उन्होंने, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, ठीक है, यहाँ पे पहला विकल्प सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया है, फिर उनसे सभी समूह में बटनों को एकत्रित किया है, फिर उन्हें उनके छेदों के आधार पर दोबारा वितरित किया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला विकास के ... के चरण पर है, किस चरण पर है? ठीक है, यहाँ पे अब जो 9 से नहीं 7 क्या नाम, पहले जो 0 से 2, 2 से 7, 7 के बाद क्या आती, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आती थी ना, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत ये आता था, ठीक है, जिसमें बच्चों को चीज़ें वगैरह दिखाओ तो उन्हीं के आधार पर बच्चा समझ जाता था और चिंतन करने लगता था, ठीक है। तो यहाँ पे सी विकल्प सही है। पहला क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये गलत है, अमूर्त ये भी गलत, संवेदी चलेगी। ये किसके अंतर्गत आएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत, जिसमें मान के चलो जो बटने वगैरह देख रही है बच्ची लीला, तो उन्हीं के आधार पर सब काम कर रही है, देखने मूर्त के आधार पर, तो यहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? यहाँ पे देखो, पहले विकल्प में आत्मसातीकरण, इसके बाद समायोजन, इसके बाद केंद्रीयता संरक्षण। अब इसमें इंग्लिश में देख लीजिए, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, सेंट्रेशन, कन्वर्जेशन। अब यहाँ पे एसिमिलेशन हो जाएगा, आत्मसातीकरण, ठीक है, पहला विकल्प इसमें सही है। बच्चे अपने अनुभवों के वर्तमान स्कीमा समाहित करते हैं, जैसे कि आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन, जैसे बच्चे को जानकारी थी कि एक सफ़ेद कुत्ता है, इसके बाद उसको काला दिख गया तो उसको अपने स्कीमा में समाहित कर लिया, उसको भी जोड़ लिया, तो किस में होता था, एसिमिलेशन में। तो यहाँ पे ए विकल्प सही है, ठीक है, यहाँ पे ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को ... कहा जाता है क्योंकि वे तर्क देते हैं कि बच्चों का सीखना संदर्भ में होता है, ठीक है, पहला ए विकल्प में मनोगतिशील, मनोलैंगिक, दूसरा वो सी सामाजिक सांस्कृतिक, डी व्यवहारात्मक। जो मैंने लेव वाइगोत्स्की के बारे में बताया था सिद्धांत, उसमें बताया था जहाँ कहीं भी सामाजिक और सांस्कृतिक दिया हो उस विकल्प में टिक कर देना सही हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये सी सही है। उन्होंने विकास को कहा है, किसको, सामाजिक सांस्कृतिक विकास को,
लेबाइगोस्की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक विकास कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे सी विकल्प सही है, ना तो उन्होंने ये, ना तो ये, ना ये, यहाँ पे तुम्हारा सी विकल्प सही है। अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, जब कोई अध्यापक किसी विद्यार्थी को उसके विकास के निकटस्थ क्षेत्र पर पहुंचाने के लिए सहायता को उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर के अनुरूप ढालती है, तो अध्यापिका किस नीति का प्रयोग कर रही है? इसमें जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को, मान के चलो, उसके विकास के निकटस्थ क्षेत्र पर पहुंचाने के लिए सहायता को उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर के अनुरूप ढालती है, तो अध्यापिका किस नीति का प्रयोग कर रही है यहाँ पे? बताओ। ए में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग, गलत। ठीक है, अंतर पक्षता का प्रदर्शन, यहाँ पे गलत। इसके बाद विद्यार्थी के संज्ञानात्मक द्वंद्व पैदा करना, ये भी गलत। यहाँ पे सी पाड़, जो इसके फोल्डिंग बताया था, जिसमें इसके फोल्डिंग जिसमें बताया था, जैसे कि बच्चे को आप साइकिल चलाना सिखा रहे हैं, ठीक है, शुरुआत में उसको सहारा देना पड़ता है, ऐसे इसमें सहायता देनी पड़ती है, तो वो बताया है। ठीक है, यहाँ पे सी विकल्प सही है। ठीक है, अब यहाँ निकटस्थ ZPD से मत लगा लेना। ठीक है, उसने क्या कहा इसमें, जब कोई अध्यापक किसी विद्यार्थी को उसके विकास के निकट क्षेत्र में पहुंचाने के लिए सहायता को उसके निष्पादन में वर्तमान स्तर के अनुरूप ढालती है, तो अध्यापक किस नीति का प्रयोग कर रही है यहाँ पे? ठीक है, पाड़, इसके फोल्डिंग। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। हमारा अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या शिक्षण, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है? विकल्प देखो, शिक्षण पाठ्य पुस्तक केंद्रित होती है, बिल्कुल गलत। योगात्मक परीक्षा पर बल दिया जाता है। योगात्मक परीक्षा का मतलब है जैसे कि अर्धवार्षिक परीक्षा हो गई, वार्षिक हो गई, मतलब, या फिर पूरा चैप्टर खत्म कर दिया, लास्ट में प्रश्न पूछ रहे हैं आप, उसे योगात्मक, तो ये गलत माना जाता है। ठीक है, समेटिव असेसमेंट होता है, वो गलत माना जाता है। इसके बाद विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ये सही है। विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल। एक प्रगतिशील कक्षा में जब विद्यार्थी एक्टिव रूप से प्रॉपर तरीके से तैयार होंगे, ठीक है, उनको उनके अकॉर्डिंग बताया जाएगा और वो आपसे प्रश्न करेंगे, यही प्रगतिशील कक्षा होती है। ठीक है, यहाँ सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अध्यापक दंड और प्रकाश द्वारा छात्रों को शिक्षण की दिशा दी, ये गलत है। दंड सब नेगेटिव वर्ड है, बाकी ये पॉजिटिव है, जहाँ बच्चे को, यहाँ पे विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है जो कि दूसरों के मनोदशा, स्वभाव और आशयों को पहचानता तथा उन पर उपयुक्त प्रतिक्रिया देता है। बुद्धि कौशल डॉट डॉट बुद्धि कौशल, कौन सा बुद्धि कौशल? यहाँ पे ए में अंतर्वैयक्तिक, बी में अंतरावैयक्तिक। अंतरावैयक्तिक खुद के लिए होता है, स्थानिक, ठीक है, और इसके बाद तार्किक गणितीय बुद्धि, जो जिसमें जो गणितज्ञ होता है उसमें पाई जाती है। ठीक, यहाँ पे अंतर्वैयक्तिक बुद्धि हो जाएगी, जो क्या नहीं, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करती है दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, जो इनमें इसमें होती है जी, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। जैसे आपका एक नेता हो गया, ठीक है, और हमारे बाबा लोग हो गए, ठीक, तो यहाँ पे ए विकल्प सही है। ठीक है, इस प्रश्न में ए विकल्प सही है, अंतर्वैयक्तिक, ठीक है, जो दूसरों की बात को समझ जाए, जैसे बागेश्वर बाबा हैं इस समय। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति है NP 2020 यह प्रावधान रखती है कि क्या प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए, ये विकल्प में। इसके बाद प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम एक तरह की भाषा का उपयोग होना चाहिए, एक तरह की भाषा बिल्कुल गलत है यहाँ पे। इसके बाद शिक्षकों को द्विभाषिक उपागम का प्रयोग करने के लिए हतोत्साहित किया जाना चाहिए, हतोत्साहित नेगेटिव वर्ड काट दो इसको। बहुभाषावाद को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देना चाहिए, बिल्कुल गलत, बहुभाषावाद नेगेटिव वर्ड है।
वो क्या नाम, बहुभाषा बिल्कुल बढ़ावा, मतलब बहुभाषा पॉजिटिव है, लेकिन इसमें बढ़ावा नहीं कर दिया तो ये गलत हो गया। अब यहाँ पे क्या है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाए जाने, बिल्कुल सत्य बात है। जो मातृभाषा होती है, जो उसके आस पड़ोस में बोली जाती है, पहले के क्या टीचर करते थे, जो बच्चा होता था आस पड़ोस की भाषा बोल जाता था, हाँ बस क्या बोल रहा रे, ऐसे क्यों बोल रहा है, तमाम उसको टोक देते थे, उसकी हंसी मजाक बना लेते थे। ये नहीं है। और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं है 2020, उसमें बताया गया है बहुभाषा को आपको प्राथमिकता देनी है, ठीक है। बच्चा अपने जो समाज से सीखता है, परिवार से सीखता है मातृभाषा, उनको बढ़ावा देना है, उसको टोकना नहीं है, उसकी ये क्यों बोल रहा है, उसी की भाषा में उसको पढ़ाना है। यहाँ पे ये विकल्प सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है हमारा इसमें, एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता देता है, ठीक है, और संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों को प्राथमिकता देता है। यह क्या सूचित करता है? जेंडर रूढ़िबद्धता, ठीक है। जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पढ़ा होगा, जेंडर वाला, लिंग विभेदीकरण वाला चैप्टर, उसमें ये बताया गया है। ये क्या कि बोले लड़कियों, जो लड़के वगैरह हैं वो बैडमिंटन खेलें या क्रिकेट खेलें, और लड़कियां वगैरह हैं संगीत, जैसे घर में नहीं रहता है, बोले अच्छा ठीक है तुम लड़की हो, तुमको बाहर नहीं भेजेंगे, ठीक है, लड़का होगा उसे बाहर पढ़ने के लिए भेज देंगे। ये होता है जेंडर रूढ़िबद्धता। जो धारणा ऑलरेडी बना लेते हैं कि बोले लड़कियां ये नहीं कर पाएंगी, लड़कियां लड़का ही कर सकते केवल, ठीक। तो यहाँ पे क्या जेंडर स्थायित्व गलत हो गया, यहाँ पे क्या डी विकल्प सही है, जेंडर रूढ़िबद्धता, जिसे जेंडर स्टेरियोटाइपिंग बोलते थे, ठीक है। बी गलत है, जेंडर पहचान, जेंडर समानता, जेंडर रूढ़िबद्धता बोलते हैं। मतलब ऑलरेडी रूढ़िबद्धता बना लिया है दिमाग में, कैसी रूढ़ बैठ चुकी है कि लड़कियां मतलब घर का काम करेंगी और लड़के जो लोग रहते हैं वो बाहर का काम अच्छे से देखना जानते हैं। ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन में इनमें से क्या शामिल है? तो सतत और व्यापक मूल्यांकन इनमें से क्या शामिल है? विकल्प देखो क्या इसमें क्या शामिल है। मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना, इसके बाद शिक्षक द्वारा सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड अभिलेख तैयार करना, ठीक है। इसके बाद तीसरा, बच्चों का समय समय पर परीक्षण करना और उनको श्रेणीबद्ध करना है। भाई श्रेणीबद्ध करना क्या है, नेगेटिव वर्ड, इसको काट दीजिए। शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना, एकीकृत करना, ठीक है। यहाँ पे ये भी सही है, ठीक है। और मूल्यांकन मापदंडों को योजना बनाना, ये भी सही है। शिक्षा द्वारा सावधानी अभिलेख तैयार करना, ये भी सही है। तो इसमें से विकल्प देखिए कौन सा है हमारा, पहला, दूसरा और चौथा। ही पहला विकल्प सही है, ये सही है इसमें, जिसमें पहला और दूसरा और चौथा दिया है, ठीक है। यहाँ श्रेणीबद्ध मतलब अलग अलग तरीका में बांट दो लड़कों को, इसलिए यहाँ पे निगेटिव हो गया ये। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? आकलन के लिए, ठीक है, अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? ए में देखो क्या बताया गया, मुख्य रूप से रटने के कौशलों, जहाँ रटने वाली भी बात आ जाए वो क्या है, नेगेटिव वर्ड, काट दो उसको। केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए, केवल वर्ड क्या है, नेगेटिव, इसको काट दो, ठीक है। सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना, सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना, ये सही है। अब यहाँ पे डी देखो, डी में क्या है, विद्यार्थियों का वर्ष के अंत में परीक्षाओं के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक आयाम, अब केवल वर्ड आ गया तब भी ये क्या हो गया, नेगेटिव, ठीक है, काट सकते हैं। बाकी वर्ष के अंत में जो परीक्षाएं होती हैं उसे क्या नेगेटिव माना है, ठीक है। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट रहता था जो लास्ट में लिया जाता है, या तो चैप्टर ख़त्म हो जाने के बाद, जो बीच बीच में परीक्षा ली जाती है, जैसे पढ़ाते समय बच्चा पुटअप कर दे क्वेश्चन या बच्चे से तुम पूछ दो उस टाइम पे, तो वो अच्छी मानी जाती है। यहाँ वर्ष के अंत में ये
नेगेटिव मानी जाती है, और बाकी इसमें केवल संज्ञानात्मक दिया तब भी ये नेगेटिव, इसको काट दो। यहाँ पे विकल्प सी सही है, ठीक है, यहाँ पे विकल्प सी सही है, ठीक। अब देखो अगला प्रश्न, पहले प्रश्न को करते समय नेगेटिव हटा दिया करें। अगला देखो, यही सबसे बेस्ट ट्रिक है सीटेट के प्रश्नों को करने की। अब देखो, भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया गया है? बताओ कौन सा पारित? राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये तो पुरानी है, ठीक है। निःशक्त व्यक्ति यानी समान अवसर अधिकार संरक्षण पूर्ण भागीदारी अधिनियम, ये सही है, ठीक है, यही किया। दिव्यांगता के साथ व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम, ये नहीं है, ठीक है ना। तो ये शिक्षा का दिखा दीजिए, सब पहले के हैं, तो यहाँ पे बी विकल्प सही है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक शिक्षा में समावेश की भावना का सटीक रूप से वर्णन करता है? समावेश, प्राथमिक शिक्षा में समावेश की भावना, ठीक है, समावेशी मतलब जिस सबको समाहित किया जाए, सटीक रूप से वर्णन करता है। विकल्प देखो इसमें, शिक्षा केवल मानक और एक तरह की भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने, केवल आ गया तो ये काट दो इसमें, ठीक है। अगला क्या है, शिक्षक कुछ जाति के समूह के बच्चों को प्रति पूर्वाग्रह रखती है, ये भी गलत है। यानी किसी जाति और इन सब से नहीं पढ़ाना बच्चों को, बोले इसको बढ़ावा दो, इसको बढ़ा कैटेगरी भाई बिल्कुल नहीं करना है, सबको समान मानना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, शिक्षक को विशेष शैक्षिक अवस्थाओं वाले बच्चों के लिए कोई अपेक्षा नहीं होती है, नहीं कर दिया तो ये क्या गलत है, होती ज़रूर है। क्यों? अलग विशेष अवस्था वाले बच्चे हैं उनके लिए कुछ अलग से उनको सहायता प्रदान करो, ठीक है, और उन्हें साथ में लेने के लिए, सब बच्चों के साथ में लेने कोई ना कोई उपाय करने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये भी गलत है। अगला देखो, शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करती है, मतलब शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करती है, सांस्कृतिक रूप से, ये सही है। यहाँ पे सांस्कृतिक रूप का मतलब है जो जिसमें वायुगोष्ठी वगैरह बताते थे, तो समाज से जोड़ के पढ़ाओ, उनके कल्चर से जोड़ के पढ़ाओ, तो यहाँ पे डी विकल्प सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं का समूह प्रतिभाशाली छात्रों को परिभाषित करता है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं का समूह प्रतिभाशाली छात्रों को परिभाषित करता है, जो जीनियस बच्चे होते हैं? यहाँ पे देखो, पहला शीघ्रता से सीखते हैं और उसे याद रखते हैं, बिल्कुल सही बात, जो जीनियस बच्चे होते हैं उनके माइंड में हल छप जाता है, ठीक है। इसके बाद सतर्क हैं और तुरंत उत्तर देते हैं, बिल्कुल सही बात, और बारीकी से अवलोकन भी करते हैं। उन जो होशियार बच्चे होते हैं, जीनियस, उनको ऑलरेडी गॉड गिफ्टेड माना जाता है, माइंड उनका कुछ IQ लेवल अच्छा होता है, तो उनके सामने अगर कोई चीज़ रखो तो उसको बारीकी से अवलोकन करते हैं, बोले अच्छा ये कैसे हो गया, इसमें इस पेन में ये पेन, ये निब कहाँ से जुड़ी, ऐसे करके बारीकी से अवलोकन करने लगते हैं किसी भी चीज़ का। त्वरण के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं, बिल्कुल सही बात, यहाँ पे तीनों विकल्प सही है। अब देखिए इसमें से ABC कौन सा तीनों दिए हैं, सी में दिए हैं, ठीक है, यहाँ पे सी विकल्प सही है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक प्रणाली अत्यधिक दृष्टिबाधिता से जूझते हुए विद्यार्थियों के समावेशन हेतु प्रभावशाली नहीं है? शैक्षणिक प्रणाली जो मतलब आँख से थोड़े ज़्यादा हैं उनके लिए कौन सी प्रभावशाली नहीं है, विद्यार्थियों के समावेशन हेतु प्रभावशाली नहीं पूछा है। प्रत्यक्ष स्पष्ट रूप से बोलना हुआ पढ़ाना, ये तो सही है। 3 आयामों के नक्शे और चार्ट, जो मतलब 3D, ठीक है, 3D बोली जाती है जिसमें पूरी तरीके से सब कुछ समझ में आ जाए। 3D पिक्चर देखी होगी, या 3D कोई चीज़ रहती है, जैसे किसी की मूर्ति बना दो तो वो 3D रूप में मानी जाती है उसे, तो वो तो आँख वालों के लिए, जिनकी आँख से थोड़े बाधित हैं, अच्छे तरीक़ा से कम दिखाई देता है, उनके लिए तो अच्छी है, ठीक है। इसके अलावा ऐसी किताबें और बोर्ड जिनको छुआ और महसूस किया जाए, बिल्कुल सही है।
टी देखो, दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग। आप जब अंधेरे हैं वो तो उनको क्या क्या देखेंगे बताओ, ठीक है। तो ये नहीं पूछा उसने, नहीं। नेगेटिव का नेगेटिव, यहाँ पे डी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अभिकथन एक क्या है? शिक्षकों को सभी बच्चों के अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम के विविध मौके मुहैया कराने चाहिए। बिल्कुल सही है। शिक्षकों को सभी बच्चों के अर्थपूर्ण माने मीनिंगफुल लर्निंग सीखने के लिए अधिगम के विविध अलग अलग प्रकार के मौके मुहैया कराना चाहिए। सत्य बात है इसको, ठीक है। इसके बाद सभी बच्चों को सीखने की क्षमता, सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती, बिल्कुल सही बात। सभी बच्चों में, अब किसी को ये नहीं समझ रहा है, वो थोड़ा उसका IQ कम है, बोले तू कुछ नहीं कर पाएगा, तेरे को कुछ आता ही नहीं, तू नहीं सीख पाएगा, ये नहीं होना चाहिए शिक्षक को, ऐसा नहीं बनना चाहिए। यहाँ पे दोनों अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं। अब यहाँ पे देखो विकल्प में ए आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की, अब एक ही आर, यहाँ आर है बी में, ठीक है। और सही व्याख्या करता है एक की, यहाँ पे अब ए आर दोनों सही लेकिन व्याख्या नहीं करता, ये गलत हो गया। ए सही लेकिन ये गलत, ये भी गलत हो गया। ए आर दोनों गलत, ये भी, यहाँ पे ये विकल्प सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, इसमें ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है हमारा, एक विद्यार्थी जो नियंत्रण के बाह्य अधिकारिता में विश्वास रखती है, ठीक है। एक विद्यार्थी जो नियंत्रण के बाह्य अधिकारिता में विश्वास रखती है, परीक्षाओं में अपनी असफलता का कारण किसे बता सकती है? एकता की कमी को, तैयारी की कमी को, त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण को, बुरी किस्मत को। मतलब एक विद्यार्थी है, एक बच्ची है या एक लड़की है जो बाह्य अधिकारिता में विश्वास रखती, मतलब वहाँ बोले हमको पढ़ाई इस तरीके से मुहैया नहीं कराई गई, ये मेरे लिए ये बुक नहीं थी, वो बुक नहीं थी, तो ठीक है। ऐसी वाली लड़की क्या परीक्षाओं में अपनी असफलता का कारण किसे बता सकती है? योग्यता की कमी को, मतलब ये तो बताएगी नहीं वो कि मैं योग्यता की कमी है, मतलब हम कम जानते हैं, ठीक है ना। तो ये तैयारी की कमी, वो भी कही गया यार मैं तो बहुत अच्छे से तैयार की थी मैंने, ठीक है, ये सही है। यहाँ त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण, ये भी सही हो जाए। बुरी किस्मत, ये बताया किस्मत सही नहीं, ठीक है, अपने आप को गलत नहीं बताएगी, मतलब ये कहेगी किस्मत ही खराब थी मेरी। यहाँ पे डी विकल्प सही है, ठीक। अगला प्रश्न देखो, प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? प्रगतिशील कक्षा में प्रभावी वातावरण का निर्माण करते निम्नलिखित में से किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? देखो अच्छा, इसमें पहला क्या है? अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि। प्रोत्साहित बताया था, क्या पॉजिटिव वर्ड है, सही हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब खोज अन्वेषण का मतलब जान रहे हो, जो विद्यार्थियों के लिए फ्री तरीके से उनको खोजने के लिए तत्पर करें। और अगला है क्या? अगला जोखिम लेने में विद्यार्थियों की सहायता करने के तरीके से, ये भी सही है, ठीक है। जोखिम लेने में विद्यार्थियों की सहायता करने के तरीके से, ठीक। प्रभावी वातावरण, ठीक है। जहाँ पे अब अगला देखो क्या इसमें, एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों को समूह, गलत, जहाँ समूह बना दिया अलग अलग तो वो गलत हो जाता है। आकलन की विभिन्न विधियाँ, ये तो सही है, अलग अलग विधियों का प्रयोग करना चाहिए। अब यहाँ पे विकल्प देखिए कौन सा सही है। इसमें पहला हो गया, दूसरा होगा और चौथा, पहला दूसरा चौथा, सी विकल्प सही है यहाँ पे, ठीक है। कौन सा? सी विकल्प सही है, ठीक। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सहगामी अधिगम युक्ति है? ढालना सहगामी, मतलब
साथ एक दूसरे से। तो यहाँ पे विकल्प में ढालना, क्रमबद्धता, समाजीकरण, पृथकीकरण, पृथक क्या ये नेगेटिव वर्ड है, क्रमबद्धता, सीक्वेंस में बोले होशियार होशियार अलग और गधे गधे अलग, ठीक है, ये भी नेगेटिव वर्ड हो गया। यहाँ पे ढालना मतलब अपने अनुरूप ढाल दो बच्चे को, ये भी नहीं करना है, बच्चे को खुला छोड़ देना, उसी की तरीके से उसे बताना है अच्छी चीज़ें, यहाँ पे ये भी गलत है। पारस्परिक रूप से प्रश्न करना, ये सही है, ठीक है। सहगामी अधिगम युक्ति क्या है, पारस्परिक रूप से प्रश्न करना। जैसे सहगामी अधिगम कभी हो सकता है जब स्टूडेंट वगैरह एक दूसरे से प्रश्न करें, तभी तो होगा ना। जैसे मैंने प्रश्न किया फलाने आपका क्या नाम, वो हमसे प्रश्न किया हमारा क्या नाम है, बोले तुम्हारे गांव का, तुम्हारी भाषा कैसी, वो हमसे पूछेगा तुम्हारी भाषा कैसी, ऐसे करके। तो यहाँ पे डी विकल्प सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है आपका, मोहन ने विद्यार्थियों को आयतन की समझ बनाने के लिए विभिन्न धारताओं वाले बर्तन दिए हैं, विभिन्न धारताओं वाले बर्तन दिए हैं। फराय ने अपने विद्यार्थियों को कड़े को यांत्रिक कारक बनाने की संभावना पर मानस मंथन करने के लिए कहा है, ठीक है, सोचने की। दोनों अध्यापक अपनी कक्षा में किस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, किसका प्रयोग कर रहे हैं। मोहन ने विद्यार्थियों को आयतन की समझ बनाने के लिए विभिन्न धारताओं वाले बर्तन दिए हैं, जो मतलब मोहन आयतन से रिलेटेड पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जैसे पानी वानी वाले धारता बर्तन दिए हैं, जैसे लीटर ग्लास वगैरह से। फराय ने अपने शिक्षार्थियों को कड़े यांत्रिक कारक बनाने के लिए संभावना पर मानस मंथन, यांत्रिक से लेके तो मानस मंथन करने के लिए कहा है, बिल्कुल सही, सोचने के लिए। दोनों अध्यापक अपनी किस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति का प्रयोग करें, व्यवहारवाद का, रचनावाद का, या स्पष्ट अनुमोदन का, सक्रिय अनुकूलन। यहाँ रचनावाद हो गया, ठीक है। जब बच्चे को अपने तरीके से सोचने के लिए छोड़ दें तो किस में आता है, वो रचनावाद में। यहाँ पे बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कथन ए क्या है, शिक्षक शिक्षा ढांचे में शैक्षणिक अवबोध के अतिरिक्त छात्रों की सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे सही है, बिल्कुल। क्या बताया, शिक्षा ढांचे में शैक्षणिक अवबोध के अतिरिक्त छात्रों की सामाजिक संवेगात्मक अवस्थाओं पर ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल। शैक्षणिक के अलावा संवेगात्मक अवस्थाओं पर भी ध्यान देना चाहिए छात्रों पे, समाज से रिलेटेड। इसके बाद संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका रखते, बिल्कुल सही है, संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। अब यहाँ पे देखो विकल्प, पहले में ए आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए की, तो यहाँ पे पहला विकल्प सही हो जाएगा, बाकी ये सब गलत है। देखो इसमें गलत दिया, ए आर दोनों सही लेकिन आर की व्याख्या है ये दोनों, ठीक है। यहाँ पे ए विकल्प सही हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है शैक्षणिक कार्यों में बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को समझना निम्न में से क्या है। शैक्षणिक कार्यों में बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को समझना निम्न में से क्या है। केवल विद्यार्थियों को बौद्धिक क्षमताओं का आकलन करने, जहाँ केवल है उसे हटाओ पहले। शिक्षण प्रक्रिया में केवल शिक्षक की दक्षता पता लगाने, प्रशासन में केवल लगा, इसमें हटाओ इसे। अब शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रासंगिक है, शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रासंगिक है, ये सही है। वहाँ पे क्या है, अब डी देख लो, शिक्षण या सीखने से संबंधित किसी क्षेत्र के लिए प्रासंगिक नहीं है, नहीं बोल दिया इसमें, शिक्षण या सीखने से संबंधित किसी भी क्षेत्र के लिए प्रासंगिक नहीं है, बिल्कुल क्यों नहीं, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे सी विकल्प सही है इसका, ठीक है, यहाँ पे सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से समालोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है। समालोचनात्मक चिंतन जिसमें बच्चे को खुले रूप से सोचने के लिए कहा जाए, ठीक है, जो जिस दिन बताया था समालोचनात्मक चिंतन, जैसे समझ को बढ़ावा दो, जैसे बच्चे को बता दो बेटा गाय के बारे में पता करके आना, और जो आसपास पड़ोस में हो तो उसे देखेगा स्वयं जाके बच्चा, इसे। अब यहाँ पे देखना क्या, परासंज्ञान, ठीक है,
विश्लेषण मनन, बिल्कुल सही। परासंज्ञान जाके इसके बाद विश्लेषण भी है, उसमें मनन भी है। जाके देखेगा, संज्ञान में अपने दिमाग बिठाएगा, इसके विश्लेषण करेगा, मनन करेगा। यहाँ पे तो तीनों सही है। तीनों में कौन सा दिया है? विकल्प ए में, ए सही है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, अनीता जो कि चौथी कक्षा की अध्यापिका है, अपनी कक्षा में एक ऐसी स्थिति का सामना कर रही है जहां कई विद्यार्थी पढ़ाए जा रहे हैं विषय में उकताहट महसूस कर रहे हैं। इस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इन विद्यार्थियों की अनदेखी करें और उसे विषय वस्तु पढ़ाना जारी रखें। गलत, अनदेखी नहीं करना बिल्कुल। इन विद्यार्थियों को दंडित करें और इसकी सूचना उसके माता पिता को दें। बिल्कुल गलत। इसके अलावा पाठ के विषय वस्तु और पढ़ाने के तरीकों को पुनः चिंतन करें। मतलब इसमें क्या है, जो अनीता थी मैडम, टीचर पढ़ा रही थी कक्षा 4 में, तो उसमें कई बच्चे थे तो उनको समझ में नहीं आ रहा था, उस हिसाब से उकताहट कर रहे थे अपने आप को, मतलब सही महसूस नहीं कर रहे थे। उस समय क्या करना चाहिए था टीचर को? तो अपने पाठ विषय वस्तु पर पढ़ाने के पुनः तरीके पर चिंतन करना चाहिए, मुझे और तरीका अपनाना चाहिए जिससे इन बच्चों को समझ में आए। यहाँ पे सी विकल्प सही है। डी, मान लें कि विद्यार्थी सीखने के लिए सक्षम नहीं, ये गलत है। ठीक है, मैंने बताया था जो विद्यार्थियों के पक्ष में उस विकल्प को करें चयन। ये ट्रैक है सीटेट की। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है हमारा, किसी अध्यापक को अपने विद्यार्थी को किसी कार्य के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए क्या कहकर प्रोत्साहित करना चाहिए? क्या कहकर प्रोत्साहित करने? जो विद्यार्थी सबसे पहले कार्य मुखंत कर लेंगे उन्हें 5 सितारे मिलेंगे। बिल्कुल गलत बात है ये। जहाँ इनाम की बात आ जाए उसे क्या गलत कर देना चाहिए। मैं देखती हूँ कि कौन प्रथम आता है, कंपटीशन भी गलत है। ठीक है, कंपटीशन क्या गलत, नेगेटिव वर्ड बताया था उस दिन। इसके बाद क्या है, इस काम पर कितना मज़ेदार है, चलो देखते हैं कि हम इस गतिविधि में क्या क्या सीख सकते हैं। ये सही है, ये गतिविधि बता दी इसमें। और अगला इसमें क्या दिया था? डी, वे विद्यार्थी जो जल्दी इस काम को पूरा नहीं करते हैं उन्हें खेल के साथ खेलने के लिए नहीं जाने दूँ। ये विद्यार्थी के लिए अपोजिट है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे सी विकल्प सही है। ठीक है, सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखो, लास्ट प्रश्न है, सीखने की गति ... है पूरी तरह से व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर है। पूरी तरह से मतलब केवल, पूरी तरह का मतलब केवल हो गया यहाँ पे, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे पूरी तरह से पर्यावरणीय कारकों पर आधारित है, मतलब आनुवंशिक और पर्यावरण वाले इन्वायरमेंट पे बात हो रही है। तो ये पूरी तरह से पर्यावरणीय कारकों, केवल पर्यावरण कारकों से होती है सीखने की गति। गलत, ये भी हो गया। व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों पारस्परिक क्रिया पर निर्भर है, ये सही है। यहाँ पे सी विकल्प, जो दोनों में बताया था जिसमें आनुवंशिक और पर्यावरण दोनों शामिल हो, उस विकल्प को आंखें मीच के सही कर देना, वो सही हो जाता है। यहाँ पे सी विकल्प सही है। व्यक्तिगत पर्यावरणीय कारकों को दोनों से स्वतंत्र हैं, नहीं, बिना दोनों के थोड़ी, ये भी गलत हो गया यहाँ पे। इसीलिए यहाँ पे कौन सा? सी विकल्प सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। हमारे ख्याल से समाप्त हो गए प्रश्न, 30 प्रश्न लिए थे इसमें। आज के लिए बस इतना ही। ये प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट था, इसको अच्छे से समझें। सभी को मेरा जय हिंद।